एक्सपीरियंस तो सब बहुत अच्छा रहा। आप सामने होते तो एकदम कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाता। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपने ट्रेडिंग के ऊपर बहुत कोर्स देखे होंगे, परंतु आज मैं आपको अपने एक कोर्स की छोटी सी झलक दिखाने जा रहा हूं। यह कोर्स एक सिस्टम पे बेस्ड है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। इस फ्रेमवर्क का नाम है P फॉर प्रोसेस। यह कोई रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं है और P फॉर प्रोसेस केवल एक नाम नहीं है। इस प्रोसेस के द्वारा आप निरंतर प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो कुछ समय पहले जूम पे मैंने एक क्लास करी थी, करीब करीब 8 घंटे की क्लास है, जिसमें रियल स्टूडेंट्स हैं, रियल क्वेश्चंस हैं, रियल आइडियाज़ हैं और रियल लर्निंग है। और उसी जूम क्लास से मैंने कुछ छोटे से स्निपेट्स निकाले हैं, जिसको मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप इन स्निपेट्स को देखिए, इससे आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। मैंने इसमें 3 चीज़ें बताई हुई हैं। नंबर 1, P फॉर प्रोसेस क्या है। नंबर 2, कैंडलस्टिक्स देखने का बिल्कुल अलग नज़रिया। और नंबर 3, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने लाइव चार्ट्स पे ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो होपफुली आपको इन स्निपेट से कुछ लर्निंग मिलेगी। तो देखिए और एंजॉय करिए। P4 प्रोसेस पे आ जाते हैं। जो मैं बोल रहा था कि हम एक प्रोसेस की बात करेंगे। नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर FOR, तो P4 प्रोसेस है ये, और P फॉर प्रवीण भी है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया P4 प्रोसेस। पर इसका एक रीज़न P4 का और भी है। जब हमको एंट्री लेनी है तो ये 4 चीज़ें जरूर देखनी है। 4 चीज़ें देखने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं: प्राइस, पावर, पैटर्न और पोजीशन। तो ये भी 4 P's ही हैं। ये 4 चीज़ें का क्या मतलब है? P फॉर प्लेन भी लिखा हुआ है यहाँ, इसका क्या मतलब है? तो जब हम एक एरोप्लेन को देखते हैं तो एरोप्लेन का क्या है कि कमर्शियल जेट्स होते हैं, कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं, जो बड़े वाले प्लेन्स होते हैं, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस जो ट्रांस अटलांटिक जाते हैं, वो सारे, उनमें 4 इंजन्स मिल जाएंगे। 4 इंजन्स का क्या मतलब है कि अगर एक इंजन फेल भी हो गया तो बाकी इंजन्स हैं। तो क्योंकि वो इतने बड़े प्लेन्स होते हैं, एक तो उनको लोड कैरी करने के लिए 4 इंजन चाहिए होते हैं, और दूसरा फेल सेफ मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, अगर कोई एक इंजन फेल भी हो जाए तो चलेगा। लेकिन जनरली जो प्लेन्स होते हैं उनमें 2 इंजन तो होते ही होते हैं। 3 इंजन वाले प्लेन भी होते हैं, वो थोड़ा सा ऑड नंबर है लेकिन होते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस ये है कि अगर 2 इंजन वाला प्लेन है, उसका एक इंजन भी फेल हो जाए तो आपके पास एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट है तो मतलब आप प्लेन को लैंड करवा सकते हैं एक इंजन के साथ। लेकिन अगर आपके पास सिंगल इंजन प्लेन है, सिंगल इंजन प्लेन्स भी होते हैं, लेकिन अगर वो एक सिंगल इंजन में फेल हो जाए तो फिर काफी रिस्क रहता है, तो मतलब आप क्रैश लैंड कर सकते हैं। तो हमको जब अपना स्टॉक चुनना है तो हमको ये 4 चीजें हैं, तो 4 चीजों में से एटलीस्ट 2 चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। 2 चीजें इंडिकेट करें कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। प्राइस ठीक होना चाहिए, या पावर ठीक होनी चाहिए, पैटर्न ठीक होना चाहिए, पोजीशन ठीक होनी चाहिए। अभी इनका क्या क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो 4 में से एटलीस्ट 2 चीजें ठीक होनी चाहिए। 3 ठीक हो तो और अच्छा है, चारों की चारों ठीक हो तो बहुत ही बढ़िया। प्लेन का ध्यान रखना है, प्लेन के इंजन का ध्यान रखना है और उसी हिसाब से काम करना है। तो ये P4 प्रोसेस था। सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं। प्राइस का मतलब है कि कैंडलस्टिक, प्राइस कितना बड़ा है, मतलब उस दिन कितना बड़ा है, या अगर हम आर्ली चार्ट देख रहे हैं तो उस आर में कितना बड़ा है। तो कैंडल स्टिक की बात करते हैं, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। कैंडल स्टिक्स 2 तरह की कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल है और रेड कैंडल मतलब बेरिश कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्या होती है कि यहाँ पे नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, और रेड कैंडल में ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। और ये इसकी विक्स होती हैं, या शेडो या विक बोलते हैं इसको, कि उस दिन मैक्सिमम प्राइस कितना गया या उस दिन मिनिमम प्राइस कितना गया, तो उसको हाई या लो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरूरी नहीं है मैं दिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कैंडल किस तरह की, अगर आर्ली कैंडल है तो उस घंटे में कितना हाई गया और उस घंटे में कितना लो गया वाली बात है। अगर हम 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो अगेन उस 15 मिनट्स में मैक्सिमम हाई क्या था और मिनिमम लो क्या था। कैंडल का जो बीच का पोर्शन होता है इसको बॉडी बोलते हैं, और ऊपर के पोर्शन को और नीचे के पोर्शन को शैडो या विक बोलते हैं। तो ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, मतलब प्राइस नीचे ओपन हुआ ऊपर गया, और रेड कैंडल मतलब प्राइस ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। तो अब जब हमको ट्रेड लेना है तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स की बात करेंगे, स्विंग ट्रेड्स की बात करेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग की बात ही नहीं करेंगे। हमको सिर्फ 3 तरह की कैंडल्स देखनी है। हमारे पास होती हैं दानव कैंडल्स, मानव कैंडल्स और वामन कैंडल्स।
ये मेरी बनाई हुई हैं कहीं और किसी बुक में नहीं मिलेंगी, कहीं इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको जब काम करना है तो दानव कैंडल पे नहीं करना है, वामन कैंडल पे काम नहीं करना है, लेकिन मानव कैंडल पे काम करना है। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए सर, दूसरा जगह में अभी यहाँ पे कितना देर बात किए, कितना देर क्वेश्चन आंसर किए, इतना देर दूसरा में नहीं मिलता। लेकिन अब हमको एक चीज और देखनी है, वो ये देखनी है कि रेजिस्टेंस कहाँ है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, इसके क्लोज पे ले लिया, मान लेते हैं क्लोज हो रहा है इसका 446 रुपीज। 16 अप्रैल की जो कैंडल है उसका क्लोज हो रहा है 446 रुपीज पे। 400 मान लेते हैं 446 पे ले लिया, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 479 पे। तो 46 to 79 अराउंड 30 रुपीज, 32 रुपीज मान लेते हैं, 32 33, इतने का हमको प्रॉफिट हो सकता है। मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर जाना मतलब जा सकती है, ऐसी बात नहीं है नहीं जा सकती, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम अपना रिस्क मिनिमाइज करके चलेंगे। तो पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये हुई, ये मानव कैंडल से थोड़ी सी बड़ी कैंडल है तो हमारा स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो समझ लीजिए 7-8% ऊपर है और हमारा स्टॉप लॉस 5% का है। तो 7% वर्सेस 5% हमारे रिस्क रिवॉर्ड में नहीं आ रहा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं सब कुछ हमने इग्नोर कर दिया और ले भी लिया, तो हमारा जो ट्रेड है वो यहीं तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं हम होल्ड करेंगे। मान लिया हमने ले लिया था, किसी तरह से ले लिया था, मतलब अर्ली कैंडल देख के ले लिया, किसी तरह से हमने ले लिया, तो इसके ऊपर मतलब वो रिस्की है। तो ये गया यहाँ पे और ये वापस आ गया, तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस तरह से हमको देखना पड़ता है। अब ये चल रहा है, जब ये ऊपर गया 425 पे जो हमने लाइन लगाई थी, जो ये रेजिस्टेंस थी पहले, ये सपोर्ट बन गया था। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आया, ये सपोर्ट होल्ड नहीं किया, फिर और नीचे भी आ गया, तो अब वापस उसी रेंज में, पुरानी रेंज में आ गया। तो अभी हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। बात क्या हुई हमारी, एक तो मानव कैंडल पे काम करना है, दूसरी बात ये हुई कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, सपोर्ट के पास काम करना है। सपोर्ट के पास काम करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, सपोर्ट से दूर काम करेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। या सपोर्ट पे काम नहीं कर सकते तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे काम करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा तब काम करेंगे। वामन कैंडल भी नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और वामन कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और अच्छा विस्तृत हो जाएगी मेरी ट्रेडिंग, और ये आपने बेसिक जो चीजें सिखाई वो एकदम यहाँ पे हिट किया कि मार्केट ऐसे ही चल रही है। BML को भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेटेस्ट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लेटेस्ट को ही कंसिडर करते हैं। पुराना तो वैसे यहाँ पे एक अच्छा हमको सीखने का मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी कंजेशन है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली। पर हम क्या करते हैं, इसी को देखते हैं। यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं, ये जो कैंडल्स हैं ये सारी वामन कैंडल्स हैं। अब ये देखिए, ये 21 अप्रैल की कैंडल है, ये 1.54% की है, मतलब ऐसे भी रेड कैंडल है। और यहाँ पे आएंगे, इससे आगे यहाँ आ जाएंगे 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, ये सारी कैंडल बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब आपको देखते ही लग रहा है कि बहुत ही छोटी छोटी कैंडल है, इसमें कुछ है ही नहीं, और शेडोज भी बड़ी बड़ी हैं इसकी। अब पहले हम क्या करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये वाला एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। अब ये सपोर्ट कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। हमारी बात ये हुई थी कि 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स को टच करना चाहिए। तो यहाँ पे ये टच कर रहा है, 25 मार्च को टच कर रहा है, और उससे एक दिन पहले 24 मार्च को टच कर रहा है। तो ये 2 दिन यहाँ पे टच किया, और उसके बाद ये यहाँ पे भी टच किया, 9 मई को टच किया, तो इसीलिए ये सपोर्ट है। और ये वाली रेजिस्टेंस कैसी हुई, एक्चुअली ये यहाँ से आ रही है रेजिस्टेंस, तो इसलिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बार टच किया, फिर यहाँ पे एक बार टच किया, और अब ये यहाँ पर है गया। अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में और रेजिस्टेंस के पास में है। अभी बिल्कुल इमीडिएटली तो कुछ नहीं कर सकते, उससे पहले कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब ये वाली कैंडल बनी थी 9 मई 2025 वाली कैंडल, तब हमको पता नहीं था कि ये वाली सपोर्ट की लाइन है। ये सपोर्ट की लाइन तो तभी बनी ना जब ये यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हुआ, तो अभी तक हमको अभी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये ब्रेकआउट कर जाए। अगर ये ब्रेकआउट कर जाएगा तो एक अच्छा कैंडिडेट बन जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर हो सकता है ये रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आ जाए। अगर सपोर्ट के पास आ जाता है और आपको वहाँ पे एक मानव कैंडल बन जाती है, फिर सोच सकते हैं। पर एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस है। तो 2930, तो अराउंड 14.29% का डिफरेंस है, तो अच्छा डिफरेंस है। मतलब आप मान के चलें 8-10% का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए ना, उससे कम में नहीं आप
ट्रेड करेंगे। मतलब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई और ट्रेड नहीं मिल रहा तो आप 5-6% वाले ट्रेड भी ले लें, वो अलग बात है, पर 8-10% वाले मिनिमम पर रखिए। तो यहाँ पे 14.29% का ट्रेड बन सकता है, तो फिर आप इसको मॉनिटर करते रहेंगे। मॉनिटर कैसे करेंगे कि जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा और एक मानव कैंडल बनेगी तो फिर आप ले लेंगे। जैसे ही आर्ली पे आपको एक मानव कैंडल मिल जाएगी तब आप ले लेंगे। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस वगैरह डिसाइड करेंगे, वो सब आप आगे सीखेंगे हम। या फिर अभी अगर ब्रेकआउट हो जाए, और ब्रेकआउट हो जाए अभी भी आप मॉनिटर करेंगे, कल मार्केट खुलेगी मॉनिटर करेंगे, आर्ली पे अगर आपको एक मानव कैंडल मिल जाएगी तो इसको ले सकते हैं। कहां तक के लिए? ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कैसे है? यहाँ तो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये पीक है। पीक मतलब ये एक ऐसे वैली है, और ये जहां पे भी आपको वैली या पीक मिल जाए वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ऐसे कुछ बना हुआ है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये पीक है तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ऐसे ही जहां पे भी आपको वैली या पीक मिल जाए वहां पे आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, इवन दो वहां पे वो एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक पीक बनी हुई है, ये यहाँ से नीचे से आया, ऊपर गया और फिर नीचे गिर गया, तो ये पीक बनी हुई है। तो पीक बनी हुई है तो आप इसको बोलेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये ऊपर निकल जाता है, हम इसको मेजर करके देखते हैं, तो अराउंड 16% है, 16.76% ऊपर निकल जाता है, मानव कैंडल पे आप ले लेते हैं, तो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट 16% के करीब हो सकता है। थोड़ा सा कम होगा क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर लेंगे, 14% हो सकता है, 13% हो सकता है, कोई बात नहीं, तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस 2-3% वाला है और आपको प्रॉफिट 13-14% वाला मिल रहा है तो बढ़िया है। तो कल भी मॉनिटर करिए इसको, जैसे ही आपको अच्छा एक आर्ली वाला मिल जाए तो आप ले लीजिए। सर अभी आपने बताया आर्ली पे मानव कैंडल मिल जाए, तो इस पे मानव कैंडल का साइज क्या होना चाहिए आर्ली चार्ट? वो एक्चुअली ना चार्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं इसी को खोल के देखूं तो मेरे को लेफ्ट साइड पे देखना पड़ेगा कितनी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं। अब जैसे ये वाली कैंडल देखें, ये रेड कैंडल है, ये 2.5% की है। ये ग्रीन कैंडल देखें तो ये भी 2.5% की है। तो मान सकते हैं कि 2-3% वाली जो अगर कैंडल है वो मानव कैंडल मान लेंगे। तो चार्ट को देख के ही आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब जैसे ये वाली है 14% की है, आर्ली पे ही 14% की है, तो ऑब्वियसली मतलब वैसे ही बहुत बड़ी है। कई बार क्या होता है कि 2% से कम की होती हैं, 1%, 1.5% की भी होती हैं, तो ठीक है। ये तो दानवों की भी दानव है। दानव की भी दानव है, ठीक है। अब जैसे ये वाली कैंडल भी है, ये भी दानव कैंडल ही मानूंगा मैं इसको, अराउंड 4% की है। यहाँ पे आर्ली पे जो है थोड़ा सा छोटा ही होना, लेट से सुबह सुबह 9:15 बजे की कैंडल बनती है, 1%, 1.5%, इवन 2% की बन जाए तो मैं बोलूंगा बढ़िया है। पर हाँ, वो याद रखिएगा कि अपर विक नहीं होनी चाहिए, तो बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लाइक पहले मुझे मतलब कंफ्यूज होता था कि चार्ट्स में कैसे क्या होता है, फिर जब से मैंने क्लासेस अटेंड किया फिर अब मुझे क्लियर हुआ है कि चार्ट्स को पहले स्टडीज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। फिर आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सब चीज़ को, आपने हर डाउट्स को भी अच्छे से क्लियर किया। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे कोर्स की झलक पसंद आई होगी और इन स्निपेट्स के द्वारा आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिली होगी। तो सोचिए, अगर आपको इन छोटी सी स्निपेट से कुछ लर्निंग मिली है तो पूरे कोर्स में कितनी डेप्थ होगी और कितनी ज़्यादा लर्निंग होगी। तो अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि P4 प्रोसेस क्या है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है, किस तरह से बाइंग करी जाती है, किस तरह से सेलिंग करी जाती है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कब वेट करना चाहिए, कब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप जूम कोर्स की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या होती है। तो आशा करता हूं कि आप इस कोर्स की पूरी रिकॉर्डिंग देखेंगे और कुछ नई लर्निंग लेंगे और आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होगी। तो याद रखिए, P4 प्रोसेस, P4 प्रवीण और P4 प्रॉफिट्स। नमस्ते और धन्यवाद। आपको लग रहा है कि मेरे ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होगी कुछ? नहीं, और वो तो बिल्कुल, आपकी ट्रेनिंग तो 100% उसमें तो कोई नहीं है, वो तो आप सिखाने का तरीका आपका औसम है।